बच्चों, हम कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक क्षितिज का चौथा अध्याय सांवले सपनों की याद पढ़ चुके हैं। अब हम इस अध्याय के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए बच्चों, पहला प्रश्न देखते हैं। किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? ऐसी कौन सी घटना सालिम अली के जीवन में घटित हुई थी जिसके कारण कि वे पक्षी प्रेमी बन गए, वे पक्षियों से प्रेम करने लग गए और उन्हें पक्षियों के बारे में जानने की जिज्ञासा पैदा हो गई? इसका उत्तर है, एक बार बचपन में सालिम अली की एयर गन एक प्रकार की गन होती है, बंदूक होती है जिससे कि पक्षियों को मारा जा सकता है, से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। बचपन में जो सालिम अली थे वे बहुत ज़्यादा पक्षियों का शिकार किया करते थे। अब उनके बचपन में एक बार उन्होंने एक गौरैया का शिकार किया, वह गौरैया घायल होकर के गिर गई। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। इस घटना ने सालिम अली के अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर दिया। उस गिरी हुई घायल गौरैया को देख करके सालिम अली को पक्षियों के बारे में जानने की जिज्ञासा पैदा हुई, उनकी रक्षा करने की जिज्ञासा पैदा हुई और वे पक्षियों की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। इसके बाद उनके अंदर ऐसी रुचि पैदा हो गई कि उन्होंने पक्षियों की खोजबीन करना, उनके बारे में जानना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर हो गई, जिससे वे पक्षी प्रेमी बन गए। वे पूरे पक्षी संसार की तरफ ध्यान देने लगे, पूरे पक्षी संसार के बारे में जानने का प्रयास करने लगे। इस प्रकार से वे पक्षी प्रेमी बन गए। दूसरा प्रश्न है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थीं? तो पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? यहाँ पर ये जो हमने पाठ पढ़ा था उसमें यह जिक्र आया है कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, जो कि स्वयं एक किसान थे, जो कि मिट्टी का महत्व जानते थे, पर्यावरण का महत्व जानते थे, तो उनके पास जाकर के सालिम अली ने क्या बातें की होंगी कि जो चौधरी साहब थे उनकी आंखें नम हो गईं, उनकी आंखों में आंसू आ गए। इसका उत्तर देखिए, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को बताया था कि रेगिस्तान की गर्म हवाओं के आने के कारण केरल की साइलेंट वैली के झुलसने की संभावना है। केरल में साइलेंट वैली करके एक राष्ट्रीय उद्यान है, तो उसके झुलसने की बहुत ज़्यादा संभावना हो रही थी क्योंकि रेगिस्तान की तरफ से गर्म हवा के झोंके आ रहे थे। इस समस्या को लेकर के सालिम अली चौधरी साहब से मिले थे। इससे जीव जंतुओं का जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। इससे जीव जंतुओं का जो जीवन था उसके भी खतरे में पड़ने की संभावना थी। यह सुनकर चौधरी चरण सिंह की आंखें नम हो गईं। जब चौधरी चरण सिंह ने इस समस्या के बारे में सुना तो वे बहुत ज़्यादा भावुक हो गए। वे उन पक्षियों के बारे में सोचने लगे, उन जीव जंतुओं के बारे में सोचने लगे और पर्यावरण के बारे में सोचने लगे। इस कारण से उनकी आंखें नम हो गई थीं। प्रश्न 3, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? तो लॉरेंस अंग्रेजी भाषा के एक बहुत बड़े कवि और लेखक हुए हैं। जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो उनकी पत्नी, जिनका नाम फ्रीडा था, उनसे लोगों ने कहा कि आप लॉरेंस के विषय में कोई लेख लिखिए जिसमें कि लॉरेंस की व्यक्तिगत बातें बताई गई हों। तो फ्रीडा ने उत्तर दिया था कि मुझे लगता है कि मेरी छत पर बैठने वाली जो गौरैया है वो लॉरेंस के बारे में बहुत कुछ जानती होगी। फ्रीडा ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उन्हें लगता था कि लॉरेंस बहुत ज़्यादा समय पर्यावरण के साथ बिताते थे, वे बहुत ज़्यादा समय पशु पक्षियों को देखने में व्यतीत करते थे। इस कारण से वे जो पक्षी हैं उनका भी लॉरेंस से एक जुड़ाव हो गया था। इसलिए शायद वह गौरैया लॉरेंस के बारे में उनकी पत्नी से भी ज़्यादा जानती
होगी। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गौरैया से बहुत प्रेम था। लॉरेंस गौरैया के साथ बहुत समय बिताते थे। वे अपना ज़्यादा समय गौरैया के साथ व्यतीत करते थे, जिससे गौरैया भी उनके साथ अंतरंग मित्र जैसा व्यवहार करती थी। अंतरंग मित्र, बहुत ही पक्का मित्र, ऐसा मित्र की तरह से गौरैया उनके साथ में व्यवहार करती थी। उनके पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने यह वाक्य कहा होगा। फ्रीडा ने यह वाक्य इसलिए कहा जिससे कि वे लॉरेंस का पक्षियों के प्रति प्रेम व्यक्त कर सकें, उनके पक्षियों के प्रति प्रेम को बता सकें। चौथा प्रश्न देखिए, आशय स्पष्ट कीजिए। आपको इन पंक्तियों का अर्थ बताना है, इन पंक्तियों को स्वयं समझना है और हमें अर्थ बताना है। तो ये है का। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जीवन का प्रतिरूप बन गए थे। लॉरेंस नाम के लेखक की तरह सालिम अली भी नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। तो अंग्रेजी के कवि D.H. लॉरेंस प्रकृति के प्रेमी थे। वे प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे। वह पर्यावरण से, अपने आसपास के वातावरण से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। उनका जीवन प्रकृति में हो चुका था। वे प्रकृति में पूरी तरह से डूब चुके थे, प्रकृति में पूरी तरह से रम चुके थे। उन्हीं की भांति सालिम अली भी अपने को प्रकृति के लिए समर्पित कर चुके थे। उन्हीं की तरह जो सालिम अली थे, उन्होंने भी अपने आप को प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रकृति को और पर्यावरण को बचाने में लगा दिया था। यहाँ तक कि वे स्वयं प्रकृति की भांति सहज, सरल, भोले और निश्चल हो चुके थे। वे स्वयं भी जिस प्रकार से प्रकृति होती है, बिल्कुल सहज होती है, बिल्कुल सरल होती है, बिल्कुल सामान्य सी, आसान सी होती है, एकदम भोली होती है और निश्चल, बिना किसी छल कपट के होती है। बिल्कुल प्रकृति के समान ही सालिम अली भी ऐसे ही हो चुके थे। अब है इसका खा। इसका भी हमें आशय स्पष्ट करना है, यानी कि अर्थ बताना है। कोई अपने जिस्म की हरारत यानी कि गर्मी और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। अगर किसी पक्षी की मृत्यु हो गई है और उसे हम अपने दिल की धड़कन देना चाहें और अपनी सांसें भी देना चाहें, तो भी क्या वह पक्षी फिर से जीवित हो जाएगा और फिर से वह हमें गीत सुना पाएगा। यह शब्द सालिम अली के लिए कहे गए हैं। लेखक को लगता है कि सालिम अली उस पक्षी के समान है जो अपने जीवन का अंतिम गीत गा करके सो चुका है। सालिम अली रूपी पक्षी मृत्यु की गोद में सो चुका है। उनकी मृत्यु हो गई है, मृत्यु की गोद में वे सो चुके हैं। अतः अब अगर कोई अपने दिल की धड़कन उसके दिल में भर भी दे और अपने शरीर की हलचल उसके शरीर में डाल भी दे, तो भी वह पक्षी फिर से वैसा नहीं हो सकता। अब सालिम अली रूपी पक्षी सो चुका है, मृत्यु की गोद में समा चुका है। अब चाहे हम अपने दिल की धड़कन उसको देना चाहें, चाहे अपनी शरीर की हरारत और गर्मी उसको देना चाहें, लेकिन उसके बाद भी अब हम उसे उठा नहीं सकते, क्योंकि मृत्यु की जो नींद होती है, मृत्यु की जो गोद होती है, वह ऐसी होती है कि उसके बाद में कोई सो कर के नहीं उठता। उस नींद में जाने के बाद कोई सो कर के नहीं उठता, क्योंकि उसके सपने अपने ही शरीर और अपनी ही धड़कन से जन्मे थे। क्योंकि सालिम अली के जो सपने थे वे अपनी ही धड़कन से और अपनी ही नींद से जन्मे थे। किसी और के प्रयास से सालिम अली के सपने साकार नहीं हो सकते। अब अगर और कोई प्रयास करे तो वो सालिम अली के सपनों को फिर से जीवित नहीं कर सकता। वे सपने तो सालिम अली के व्यक्तिगत थे, उनके स्वयं के पैदा हुए किए हुए थे। यह है गा। इसका आशय स्पष्ट करना है बच्चों। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह यानी कि गहरा सागर बन करके उभरे थे। वे एक टापू नहीं बने थे, वे एक स्थान पर जड़ नहीं हुए थे, वे तो एक सागर जिसकी गहराइयाँ
अनंत हैं, उस सागर के समान वे तो बनकर के उभरे थे। सालिम अली प्रकृति के खुले संसार की तरह किसी स्थान या पशु पक्षी के लिए निकले। उन्होंने अपने आप को किसी सीमा में बंद नहीं किया। उन्होंने संसार में अपने लिए कोई भी सीमा नहीं बनाई। वे एक टापू की तरह किसी स्थान या पशु पक्षी विशेष से नहीं बंध गए। उन्होंने अपने आप को किसी एक विशेष पक्षी से, किसी विशेष पशु के साथ नहीं बांधा कि केवल उन्होंने किसी एक विशेष पशु या पक्षी का ही अध्ययन किया हो। उन्होंने तो पक्षियों की पूरी दुनिया का अध्ययन किया। उन्होंने तो पूरे पर्यावरण के बारे में सोचा। तो इस तरह से वह किसी एक स्थान पर जड़ नहीं हो गए, एक स्थान पर रुक नहीं गए। उन्होंने अथाह सागर की तरह प्रकृति में जो जो अनुभव आए उन्हें संजोया। उन्होंने प्रकृति से प्रेम किया, पर्यावरण से प्रेम किया, और इस प्रकृति में उन्हें जो जो भी अनुभव मिले उन अनुभवों को उन्होंने अपने पास इकट्ठा किया, अपने पास संजोया। उनका कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत था। विस्तृत का अर्थ होता है विशाल, बड़ा। उन्होंने जो कार्य किया, उनका जो कार्य करने का क्षेत्र था वह बहुत विशाल था, बहुत ही विस्तृत था। इसलिए वे एक टापू के समान नहीं थे, बल्कि अथाह सागर के समान थे, गहरे सागर के समान थे। अब हम रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न करेंगे। प्रश्न 5, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। हमने ये पाठ पढ़ा है, इस पाठ के आधार पर हमें लेखक की भाषा शैली की विशेषताएं बतानी है। हमें यह बताना है कि लेखक ने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। उत्तर देखिए। सांवले सपनों की याद नामक पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली संबंधी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मिश्रित शब्दावली का प्रयोग। मिश्रित शब्दावली यानी कि सारे शब्दों को मिला करके इन्होंने एक शब्दावली बनाई है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने शुद्ध हिंदी लिखने का प्रयास किया है या उर्दू में लिखा है। उन्होंने हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत सभी भाषाओं के शब्दों का अपनी इस संस्मरण में प्रयोग किया है। इस पाठ में उर्दू, तद्भव और संस्कृत शब्दों का सम्मिश्रण है, यानी कि उनको मिला करके यह पाठ लिखा गया है। उर्दू भाषा होती है, आप जानते हैं। इस प्रकार से तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत, जिनका मूल रूप संस्कृत में होता है, परंतु हिंदी में वे अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे कि संस्कृत में अग्नि शब्द होता है और हिंदी में हम अग्नि शब्द के बजाय आग शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आग शब्द है तद्भव, तो तत्सम शब्द है अग्नि और तद्भव शब्द है आग। तो देखिए, उन्होंने उर्दू, तद्भव और संस्कृत शब्दों का सम्मिश्रण है। उन्होंने तीनों भाषाओं के शब्दों का प्रयोग इसमें किया है। उदाहरण, जिंदगी, परिंदा, खूबसूरत, हुजूम, ये उर्दू के शब्द हैं। संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी प्रचुरता से यानी कि अच्छी मात्रा में हुआ है। जैसे संभव, अंतहीन, पक्षी, वर्ष, इतिहास, ये शुद्ध संस्कृत से लिए हुए शब्द हैं। जटिल वाक्यों का प्रयोग। उन्होंने वाक्यों का बड़ा जटिल प्रयोग किया है। एक वाक्य में कई वाक्यों को उन्होंने जोड़ दिया है, उन्होंने मिश्र वाक्य बना दिया है। जाबिर हुसैन की वाक्य रचना बंकिम यानी कि टेढ़ी, थोड़ी जटिल और जटिल है। वे सरल सीधे वाक्यों का प्रयोग नहीं करते। उनकी भाषा में सरल और सीधे, बहुत आसानी से समझ में आ जाने वाले वाक्यों का प्रयोग कम मिलता है। कलात्मकता उनके हर वाक्य में है। उनके हर वाक्य में कलात्मकता दिखाई देती है। वे इस प्रकार से शब्दों को पिरोते हैं कि जो वाक्य बनता है वह बहुत ही सुंदर बन जाता है, वह बहुत ही कलात्मक बन जाता है। उदाहरण, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार, सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। यह जो वाक्य है, यह देखिए, यह कितना जटिल और बंकिम वाक्य है। इसमें एक वाक्य में ही उन्होंने अपने शब्दों के द्वारा कितनी खूबसूरती से अपने भावों को व्यक्त किया है। अलंकारों का प्रयोग। जो जाबिर हुसैन थे वे अपने गद्य में भी अलंकारों का प्रयोग करते थे। जाबिर हुसैन अधिकतर अलंकारों का प्रयोग पद्य में होता है, कविता में होता है, लेकिन जाबिर हुसैन की जो गद्य की भाषा थी उसमें भी अलंकारों का प्रयोग हुआ है।
उपमा रूपक उनके प्रिय अलंकार हैं। इन अलंकारों का उन्होंने सबसे अधिक प्रयोग किया है। भावानुरूप भाषा, उनकी जो भाषा है वह भावों के अनुरूप है। उनकी जो लेखन कला है उसमें कलात्मकता तो है, लेकिन कलात्मकता होने पर भी वे नीरस नहीं हुए हैं। उन्होंने अपने भावों को बहुत ही अच्छी तरह से व्यक्त किया है। जाबिर हुसैन भाव के अनुरूप शब्दों और वाक्यों की प्रकृति बदल देते थे। वे भावों के अनुरूप ही अपने शब्दों और वाक्यों का चयन किया करते थे। भावों को व्यक्त करने के लिए ही उन्होंने बहुत ही सुंदर और कलात्मक शब्दों का चयन किया था। उदाहरणतया कवि में छोटे छोटे वाक्य प्रयोग करते थे, जैसे कि आज सालिम अली नहीं है। ये एक छोटा सा और सरल सा वाक्य है, तो वे अपने भावों के अनुरूप ही वाक्यों का प्रयोग करते थे। अब हम छठा प्रश्न देख रहे हैं। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का एक चित्र खींचा है। हम जब इस पाठ को पढ़ते हैं तो हमारी आंखों के सामने एक दुबला पतला व्यक्ति आ जाता है, जो अपने गले में एक दूरबीन लटकाए हुए पक्षियों के पीछे पीछे लंबी लंबी यात्राएं करता रहता है। तो इस पाठ के आधार पर आपको सालिम अली के व्यक्तित्व की विशेषताएं बतानी हैं। सालिम अली अनन्य प्रकृति प्रेमी थे। सालिम अली ऐसे प्रकृति प्रेमी थे जिनके जैसा कोई और हो ही नहीं सकता। उन्हें पक्षियों से विशेष लगाव था। वे प्रकृति से प्रेम करते थे, पर्यावरण से प्रेम करते थे, और पर्यावरण में भी सबसे ज़्यादा उन्हें पक्षियों से प्रेम था। लेखक के शब्दों में उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो। बर्ड वॉचर यानी कि पक्षी विशेषज्ञ। तो लेखक कहता है कि उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई और हुआ होगा। वे हमेशा आंखों या गले में दूरबीन लटकाए रहते थे। उनके पास हमेशा एक दूरबीन रहती थी। उन्हें दूर आकाश में उड़ते पक्षियों की खोज करने तथा उनकी सुरक्षा के उपाय खोलने की असीम ललक थी। आसमान में उड़ने वाले पक्षियों के बारे में वे बहुत ज़्यादा विचार करते थे। उनकी सुरक्षा के बारे में, उनके बारे में जानने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। वे स्वभाव से अत्यंत घुमक्कड़, वे बहुत ज़्यादा घूमने वाले, बहुत ज़्यादा घुमक्कड़ थे और सैलानी थे और यात्री थे। वे पक्षियों के कारण दूर दूर की यात्राएं किया करते थे। व्यवहार में वे सरल, सीधे और भोले इंसान थे। उनका व्यवहार बहुत ही सरल, सीधा और वे भोले भाले व्यक्ति थे। सातवां प्रश्न, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। यह जो इस पाठ का शीर्षक है, सांवले सपनों की याद, क्या यह शीर्षक ठीक है? इस शीर्षक के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस पर आपको एक टिप्पणी करनी है। सांवले सपनों की याद एक प्रतीक प्रधान रचना है। इसमें प्रतीकों के माध्यम से लेखक ने अपने मन के भावों को व्यक्त किया है। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की खोज के सपनों में खोए रहे। सालिम अली अपने जीवन भर सपने देखते रहे। क्या सपने देखते रहे? कि सुनहरे पंखों वाले पक्षियों को खोजें, उन पक्षियों के बारे में जानें। जब तक कि सालिम अली की मृत्यु नहीं हो गई थी, तब तक वे इन्हीं सपनों को देखने में लगे रहे थे। ये सपने हर किसी को नहीं आते। ये सपने हर कोई तो नहीं देख सकता। मैं नहीं देख सकती, आप नहीं देख सकते, लेकिन सालिम अली इस तरह के सपने देखा करते थे। हर कोई पक्षी प्रेम में नहीं खो सकता। हर व्यक्ति तो पक्षियों से प्रेम नहीं कर सकता। हर व्यक्ति तो पक्षियों के प्रेम में अपना सब कुछ समर्पित नहीं कर सकता। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है। तो अब जब सालिम अली नहीं है तो लेखक को उन सांवले रंग के सपनों की याद आती है। वे सपने जो कि सालिम अली देखा करते थे, वे सपने जिनमें कि सालिम अली को पक्षी दिखाई दिया करते थे, सालिम अली पक्षियों के पीछे पीछे जाते थे, उनके बारे में जानते थे, वे सपने लेखक को याद आ गए जो सालिम अली की आंखों में रहते थे। वे सपने जो सालिम अली की आंखों में रहते थे, वे सपने लेखक को उनकी मृत्यु के पश्चात याद आ गए। अतः पाठ का यह शीर्षक सार्थक प्रतीक होता है। इस प्रकार से पाठ का यह शीर्षक सार्थक भी है, सुंदर भी है और रोचक भी है। यह शीर्षक बहुत ही अच्छा है।
अब हम रचना और अभिव्यक्ति का 8वां प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? इस पाठ को पढ़ने के बाद में हमें यह बात भी समझ में आई है कि सालिम अली को पर्यावरण से बहुत प्यार था। सालिम अली इस पर्यावरण को बचाना चाहते थे, तो इसके लिए सालिम अली ने तो बहुत प्रयास किए, परंतु अब सालिम अली नहीं है। और अब हम क्या प्रयास कर सकते हैं? अब पर्यावरण को बचाने का प्रयास तो आपको और हमें मिलकर ही करना है। तो इसके कुछ योगदान तो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन बच्चों यह तो अपने सोचने वाली बात है कि हम कैसे अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। हमको छोटे छोटे प्रयास करने चाहिए जिससे कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकें। पर्यावरण संरक्षण यानी कि पर्यावरण को बचाना। पर्यावरण को बचाने में हम निम्नलिखित प्रकार से योगदान कर सकते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए हम इस प्रकार से कुछ कार्य कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु हमें अपने आसपास की हरियाली की सुरक्षा करनी चाहिए। हमें अपने आसपास हरियाली रखनी चाहिए, नए पौधे लगाने चाहिए और जो पुराने पौधे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनको काटना नहीं चाहिए। तो जितने ज़्यादा हम पौधे लगाएंगे, जितने ज़्यादा हम अपने पुराने पेड़ों की रक्षा करेंगे, उसी से हमारा पर्यावरण सुंदर भी रहेगा और उसकी सुरक्षा भी होगी। अपनी क्षमतानुसार पशु पक्षियों के भोजन का प्रबंध करना चाहिए। तो बच्चों, पशु पक्षी तो नौकरी करने नहीं जाते, तो बेचारे वे खाना कहाँ से पाएंगे? उन्हें तो खाना इधर उधर से ही जुटाना पड़ता है। अब देखो, पक्षियों की जगह तो वन हुआ करते थे, जंगल हुआ करते थे, और अब जंगल तो मनुष्य ने काट दिए हैं। अब बेचारे पशु पक्षी कहाँ पर रहें? तो हमें प्रयास क्या करना चाहिए? क्योंकि हमने उनके घर ले लिए हैं, तो हमें भी तो उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो हमें अपने घरों में उनके खाने की व्यवस्था करनी चाहिए। हम किसी भी प्रकार से पशु पक्षियों के लिए दाने डाल सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम चाहें तो घर में बचे हुए खाने से भी हम इन पशु पक्षियों का पेट भर सकते हैं। पशुओं वन्य जीवों के साथ क्रूरता का व्यवहार कदापि नहीं करना चाहिए। जो पशु होते हैं उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बच्चों, उनमें भी तो जीवन होता है, उन्हें भी तो जीवन जीने का हक है। क्या पूरी पृथ्वी पर केवल मनुष्यों का ही हक है? नहीं, ईश्वर की बनाई हुई हर रचना का इस प्रकृति पर, इस पर्यावरण पर पूरा हक है। तो उनके साथ जो वन्य जीव होते हैं, जो पशु होते हैं, जो पक्षी होते हैं, उनके साथ हमें कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, कभी भी क्रूरता का व्यवहार नहीं करना चाहिए, उन्हें कभी भी मारना नहीं चाहिए। कूड़े कचरे का निस्तारण उपयुक्त स्थान पर ही करना चाहिए। तो कूड़ा कचरा, हमारे घरों में बहुत सारा कचरा निकलता है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि उस कचरे का निस्तारण या उसकी व्यवस्था हम सही प्रकार से कर पाएँ। बच्चों, घर में हमारी जो रसोई होती है उसमें काफ़ी सारा ऐसा कचरा निकलता है जिससे कि हम खाद बना सकते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि उसकी खाद बना लें और जो पौधे हमने लगाए हैं उन पौधों में उस खाद को डाल दें। इसी प्रकार से प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग कम करना चाहिए, पॉलीथीन की थैलियों का प्रयोग कम करना चाहिए, प्लास्टिक की चीज़ों का प्रयोग बहुत कम करना चाहिए। घर से जो भी कचरा निकलता है उस कचरे में हमें यह संभावना देखनी चाहिए कि क्या हम इस कचरे का फिर से उपयोग कर सकते हैं। कुछ ऐसा करें कि इसे हमें फेंकना ना पड़े, क्योंकि बच्चों, जितना कचरा हम घर से फेंकते हैं, जरा सोचो, हर घर से उतना ही कचरा फेंका जाता है, फिर उस कचरे का क्या होता है? उस कचरे का ढेर बन जाता है, बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं। तो इसलिए कचरे का हमें ध्यान रखना चाहिए, उसकी व्यवस्था सही प्रकार से करनी चाहिए। इस प्रकार से हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। ये छोटे छोटे प्रयास हैं, और भी बहुत सारे प्रयास हैं। हमें पानी बचाना चाहिए, हमें बिजली बचानी चाहिए। इस तरह से बहुत छोटे छोटे प्रयास करके आप इस पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं।
तो देखा बच्चों, आपने कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का चौथा अध्याय सांवले सपनों की याद के प्रश्नोत्तर आपने किए हैं और मुझे लगता है कि ये प्रश्नोत्तर आपको समझ में आ गए होंगे क्योंकि बहुत ही सरल प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। तो बच्चों, अब हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे और मैं आपको 5वां पाठ पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।